हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक नया टॉपिक का नाम हमारे है खिलजी वंश। इसके बारे में काफ़ी डिटेल से आज चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हासिल हो सके। शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। खिलजी वंश की बात करें तो इसका शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी के बीच में रहा और इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर लगभग 30 वर्ष तक शासन किया था। बात करें इस वंश की तो इस वंश की स्थापना को एक महत्वपूर्ण क्रांति माना गया है, जिसने क्या किया, सल्तनत की प्रकृति को ही बदल के रख दिया था। बात करें इनके शासनकाल की तो इनका शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी के बीच में रहा। बात करें इनकी उत्पत्ति की तो खिलजी क्या थे, मूलतः तुर्क थे, लेकिन इनके जो पूर्वज थे ये अफगानिस्तान में जाके बस गए थे। बात करें इनके संस्कृति का प्रभाव की तो अफगानिस्तान में रहने के कारण इन्होंने अफगानी जो रीति रिवाज है और संस्कृति है इसको अपना लिया था, जिससे वे अन्य जो तुर्क थे कुलीन उनसे अलग और भिन्न थे। बात करें खिलजी क्रांति की तो खिलजी क्रांति के बारे में देखें तो इतिहासकार मोहम्मद हबीब ने खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति कहा है। अब ये देखते हैं खिलजी क्रांति किन मायनों में अलग थी या खिलजी क्रांति किस प्रकार परिभाषित की जा सकती है। तो मोहम्मद हबीब के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति कहने के पीछे कई कारण थे, जो दिल्ली सल्तनत के स्वरूप में महत्वपूर्ण बदलाव लेके आते हैं। यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो आपके वो कौन कौन से कारण बताने बात करें उनकी। पहला कारण आता है हमारे तुर्क श्रेष्ठता को आघात। इससे क्या, तुर्क श्रेष्ठता को मनोवृत्ति को आघात लगा। गुलाम वंश के दौरान तुर्क कुलीन ही सत्ता के सर्वोच्च पदों पर आसीन होते थे, लेकिन खिलजियों ने गैर तुर्क मूल के जो व्यक्ति हैं, विशेषकर अफगान मूल के, उनको भी क्या महत्वपूर्ण पद दिए, जिससे सत्ता का आधार विस्तृत होता है। साथ ही साथ देखें दूसरा कारण आता हमारे साम्राज्यवादी नीति। तो खिलजी शासकों ने क्या किया है, विशेषकर हमारे अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्यवादी नीति को अपनाया। उन्होंने उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जो पिछले गुलाम शासकों की नीति से बिल्कुल अलग था। पिछले गुलाम शासक केवल उत्तर में और पश्चिम में अपना विस्तार कर रहे थे, जबकि हमारे जो खिलजी थे उन्होंने दक्षिण में भी अपना विस्तार करना शुरू किया। बात करें धर्म को राजनीति से पृथक तो खिलजी शासकों ने धर्म को राजनीति से पृथक किया। अलाउद्दीन खिलजी ने उलेमा, जो हमारे धार्मिक नेता होते हैं, इनके प्रभाव को कम किया और राज्य के जो मामले हैं उनमें धार्मिक कानून की बजाय राज्य की आवश्यकता है उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी। तो इस तरह हमने 3 कारण देखे जिसके कारण मोहम्मद हबीब ने खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति कहा था। बात करें चौथा कारण आता हमारे सांस्कृतिक योगदान। खिलजी काल में सांस्कृतिक योगदान भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा था, जिसमें हमारे वास्तुकला, साहित्य और कला के में नए रुझान देखने को भी मिलते हैं। अब हम देखते हैं भारत के अंदर खिलजी वंश का शासनकाल किन किन एरियो में स्थापित था। तो ये आप मैप में देख सकते हैं कि ये किन किन एरियो में, जैसे मैं रेड वाला जो डार्क शेड है, ये वाला एरिया हमारे खिलजी वंश के शासनकाल को दर्शाता है। मूल रूप से यह हमारे सिंधु नदी और गंगा नदी के जो अपवा क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा फैला हुआ था। चित्र में भी आप इसको देख सकते हैं। अब हम देखेंगे खिलजी वंश के दौरान कौन कौन से शासक थे जिनको हमने आगे पढ़ना है। कौन कौन से, तो खिलजी वंश के शासकों का क्रम क्या है। पहले आते हैं हमारे जलालुद्दीन खिलजी, जो 1290 से 1296 तक थे। फिर अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। फिर शिहाबुद्दीन उमर, ये 1316 ईस्वी में थे। फिर मुबारक खिलजी, ये 1316 से 1320 ईस्वी। फिर खुसरो शाह, ये हमारे 1320 ईस्वी में थे। एक एक करके इनको पढ़ना हम शुरू करते हैं। पहले आते हैं हमारे कौन, जलालुद्दीन खिलजी। ये हमारे खिलजी वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। शासनकाल की बात करें तो 1290 से 1296 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल रहा था। बात करें इनके अन्य नामों की तो जलालुद्दीन खिलजी को किस नाम से जाना जाता है, फिरोज के नाम से जाना जाता है। शुरुआती शासन की बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी ने 1 वर्ष तक अपना शासन किलोकरी से चलाया था। आप इसे याद रखेंगे कि जलालुद्दीन खिलजी ने अपना शासन कहाँ से शुरू किया था, किलोकरी से। क्यों? क्योंकि दिल्ली में उसकी सत्ता को लेकर तुर्क कुलीनों में असंतोष था। जो तुर्क कुलीन थे ये नाराज थे इसके शासन से। फिर बलबन के मुकाबले बात करें तो बलबन के सिंहासन का इन्होंने प्रयोग नहीं किया। जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन के सिंहासन का प्रयोग नहीं किया। यही इस चीज़ को दर्शाता है कि पुराने तुर्की कुलीनों के सीधे चुनौती नहीं दी गई और एक नरम नीति अपनाई गई। किसके द्वारा? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। फिर मलिक छज्जू की बात करें तो मलिक छज्जू ने इसके समय में विद्रोह किया। तो जलालुद्दीन खिलजी ने मलिक छज्जू के विद्रोह को माफ़ कर दिया, जिसने उसके शासन के प्रति एक उदार दृष्टिकोण को दर्शाया। फिर मलिक छज्जू से संबंध की बात करें तो मलिक छज्जू कौन था? ये हमारे बलबन थे लास्ट
जो हमारे गुलाम वंश के शासक थे उनका भतीजा था कौन, मलिक छज्जू। फिर रणथंभौर आक्रमण की बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया जो असफल रहा, और यह उनकी सैन्य अक्षमता और उदार नीति का संकेत था। क्या, रणथंभौर का आक्रमण। फिर आता हमीरदेव चौहान द्वारा पराजय। बात करें रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान ने जलालुद्दीन खिलजी को पराजित कर दिया था। आप इन दोनों चीज़ों को खास याद रखेंगे और पूरी डिटेल से हम इनको राजस्थान के इतिहास के अंदर पढ़ेंगे। फिर सिद्दी मौला का मृत्युदंड। जलालुद्दीन खिलजी ने सूफी संत जो सिद्दी मौला थे इनको मृत्युदंड दिया, जिसे कुछ लोग उनकी उदारता के विपरीत भी मानते हैं। फिर ठगों और चोरों का निष्कासन। जलालुद्दीन खिलजी ने ठगों और चोरों को दावत दी और नावों पर बिठाकर उन्हें दिल्ली से दूर भेज दिया, जिससे उनकी उदार और मानवीय नीति का पता चलता है। फिर दीवान ए वकूफ़। जलालुद्दीन खिलजी ने दीवान ए वकूफ़ मतलब जो व्यय विभाग, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है नामक एक विभाग की स्थापना की, जो क्या करता था, खर्चों का लेखा जोखा रखता था कि राज्य के अंदर कौन कौन से खर्चे होते हैं, इसके बारे में लेखा जोखा रखता था। मंगोल आक्रमण की बात करें तो मंगोल नेता उलुग खां ने दिल्ली पर आक्रमण किया, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने उसे हरा दिया। जो उलुग खां थे उनके समय पर हार जाते हैं। नवीन मुसलमान की बात करें तो उलुग खां के नेतृत्व में कुछ मंगोल दिल्ली में बस गए। बाद में कालांतर में इन मंगोलों ने इस्लाम धर्म अपनाया और वो क्या कहलाए, नवीन मुसलमान या नए मुसलमान कहलाते हैं। तो ध्यान रखना, उलुग खां के नेतृत्व में कुछ मंगोल क्या दिल्ली में जाके बस गए थे, वही बाद में जाके क्या नवीन मुसलमान कहलाते हैं। फिर देवगिरी पर जलालुद्दीन का आक्रमण। या देवगिरी पर अलाउद्दीन का आक्रमण की बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे थे हमारे अलाउद्दीन खिलजी। कौन, जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे थे कौन, अलाउद्दीन खिलजी। तो दक्षिण भारत में देवगिरी पर उन्होंने आक्रमण किया, जहां से उन्हें अपार धन संपदा प्राप्त होती है। बात करें अभियान की तो यह अभियान जलालुद्दीन के अनुमति के बिना किया गया था। ध्यान रखना, ये किसकी अनुमति के बिना किया गया था, जलालुद्दीन की अनुमति के बिना किया गया था। बात करें जलालुद्दीन की हत्या तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी, जिससे वह खुद सुल्तान बन सके, और ये एक क्रूर और महत्वाकांक्षी कदम था। किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी का ये क्रूर और महत्वाकांक्षी कदम साबित होता है। अगले शासक आते हमारे अलाउद्दीन खिलजी, जो हमारे रणवीर कपूर थे, उनकी बात कर रहे हैं, जिनमें खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक साबित हुए कौन, अलाउद्दीन खिलजी। शासन की बात करें 1296 से 1316 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। बचपन के नाम की बात करें तो इनका बचपन का नाम अली गुरशाट था। बात करेंगे पालन पोषण की तो अलाउद्दीन खिलजी का पालन पोषण चाचा जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, जिनको बाद में वो हत्या कर देता। सत्ता में आगमन की बात करें तो दिल्ली प्रवेश के समय अलाउद्दीन खिलजी ने जनता में चांदी के सिक्के बांटे थे। जब दिल्ली वो प्रवेश कर रहे थे तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जनता में चांदी के सिक्के बांटे, जिससे उनकी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के दो सपने थे। एक तो उनका विश्व विजय का सपना था और एक नए धर्म की स्थापना का सपना था। पहला सपना था विश्व विजय। तो अलाउद्दीन खिलजी संपूर्ण विश्व को जीतना चाहता था, इसलिए उसने सिकंदर सानी मतलब दूसरे सिकंदर की उपाधि धारण की थी। ध्यान रखना, सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की, ये हमारे अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। क्यों, क्योंकि उनका सपना था विश्व विजय का। फिर नए धर्म की स्थापना की बात करें तो वह एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी क्या चाहता था, नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। बात करें मित्र की सलाह की तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने मित्र अल्लाह उल मुल्क के सुझाव पर ये विचार त्याग दिए थे। दोनों के दोनों विचार त्याग दिए थे, जिन्होंने उन्हें सत्य शासन पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी थी कि ऐसे सपने ना रखें बल्कि शासन पे ध्यान दें। फिर धर्म और राजनीति का अलगाव की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म को राजनीति से अलग किया। जो काजी मुंगीस थे, जो मुंगीसुद्दीन की भी कह सकते थे, तो काजी मुंगीस थे, उनके साथ उनका वार्तालाप इसी बात का प्रमाण है कि उन्होंने कहा कि वह राज्य के हित में निर्णय लेगा, शरीयत मतलब इस्लामी कानून के अनुसार निर्णय नहीं लेगा, मतलब निर्णय वही लेगा तो राज्य के लिए ठीक होंगे। फिर मंगोल आक्रमण की बात करें तो सल्तनत काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल में ही हुए थे, जिनसे उसने सफलतापूर्वक निपटान किया। बात करें मृत्यु की तो 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। अब हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोह और अलाउद्दीन खिलजी के काल के विद्रोह की बात करें। अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोह या उस समय जो विद्रोह हुए थे उनकी बात करें तो अलाउद्दीन के शासन काल में कई विद्रोह हुए थे, जिनको उन्होंने क्या किया, कठोरता से दबाया था। पहले विद्रोह की बात करें तो ये था मंगू खां का विद्रोह। फिर दूसरा था अख्त खां का विद्रोह। तीसरा था नवीन मुसलमानों का विद्रोह। तो मंगोल
के वे समूह जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था और दिल्ली में बस गए थे, वे ही हमारे नवीन मुसलमान थे, उन्होंने भी इस समय विद्रोह किया था। फिर हाजी मौला का विद्रोह, तो इस तरह हमने देखा 4 विद्रोह हुए थे। फिर आए थे हमारे अलाउद्दीन खिलजी के समय कौन कौन से सैन्य सुधार किए गए। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो अलाउद्दीन की सेना उसकी शक्ति का आधार थी, जिसमें उसने काफ़ी सारे सुधार किए थे। पहला काम उन्होंने किया नियमित सेना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने नियमित सेना मतलब परमानेंट आर्मी का गठन किया, जिससे राज्य के द्वारा सीधा वेतन दिया जाता था। पहले नियमित सेना नहीं हुआ करती थी। फिर वेतन और प्रशिक्षण की बात करें तो उसने सैनिकों को नियमित वेतन दिया और प्रशिक्षण की व्यवस्था भी शुरू की। फिर खुम्स में हिस्से की बात करें तो खुम्स मतलब जो लूट का धन होता है उसे खुम्स कहते हैं। तो खुम्स में सैनिकों का हिस्सा 20% किया। परंपरागत रूप से सुल्तान को 1/5 वह हिस्सा मिलता था, हालांकि उसने इस नियम को बाद में बदल दिया था। तो 20% हिस्सा सैनिकों को देना उसने शुरू किया। खुम्स मतलब जो लूट का माल होता है उसमें। फिर हुलिया और दाग की बात करें तो सैनिकों का हुलिया लिखवाना शुरू किया, मतलब प्रत्येक सैनिक का विस्तृत विवरण दर्ज किया गया कि शरीर पर कौन कौन से। अब भी ऐसा किया जाता है कि शरीर पर निशान हमें बताने होते हैं। तो घोड़ों को दागने की प्रथा को प्रारंभ किया, मतलब घोड़ों पर शाही निशान लगाना ताकि घोड़ों की धोखाधड़ी ना की जा सके। फिर चेहरा और दाग व्यवस्था की बात करें तो हुलिया और घोड़ों को दागना दोनों को चेहरा और दाग व्यवस्था कहा जाता है। इस तरह उन्होंने सैनिकों के संबंध में 5 सुधार किए। पहले नियमित सेना, दूसरा वेतन और प्रशिक्षण, तीसरा खुम्स में हिस्सा, चौथा हुलिया और दाग, 5वां चेहरा और दाग व्यवस्था। फिर खुम्स की बात करें तो खुम्स मतलब खुम्स शरीयत के अनुसार कर था। वास्तव में जो युद्ध की लूट का हिस्सा होता था वो हमारे खुम्स कहलाता था। परिभाषा की बात करें तो खुम्स मतलब युद्ध में जो माल लूटा जाता है सुल्तान के हिस्से को खुम्स कहते हैं। जो लूटा जाता है माल उसमें सुल्तान का एक हिस्सा होता है, वही खुम्स कहलाता है। परंपरागत रूप से देखें तो परंपरागत रूप से युद्ध की लूट में सुल्तान को 20% मिलता था और सैनिकों को 80%। लेकिन इसको में अलाउद्दीन खिलजी ने परिवर्तन किया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने इस अनुपात को उल्टा कर दिया, मतलब सुल्तान को तो 80% मिलना चाहिए लूट में और सैनिकों को केवल 20% ही मिलना चाहिए। इसी वजह से राज्य की आय में वृद्धि होती है। अब हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व सुधारों के बारे में। राजस्व सुधारों की बात करें तो उसने राज्य की आय को बढ़ाने के लिए कई राजस्व में सुधार किए। जैसे पहला सुधार था मसाहत। मसाहत की बात करें तो भूमि की पैमाइश कर, मतलब नापने की बात कर रहे हैं, तो भूमि की पैमाइश करके भू राजस्व का निर्धारण किया गया। पहले ये अंदाजे से होता था, अब क्या है उसको नाप के ही जो राजस्व निर्धारित किया जाता है। यह भूमि की वास्तविक माप पर आधारित करने की अनुमान पे, पहले केवल अनुमान पे आधारित हुआ करता था। फिर भू राजस्व दर की बात करें तो भू राजस्व दर को 50% किया गया, मतलब उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा राजस्व लिया जाता है, जो सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा हुआ करता था। खालसा भूमि की बात करें तो अधिक से अधिक भूमि को खालसा में परिवर्तन किया गया। खालसा भूमि मतलब जो सीधे राज्य के नियंत्रण में होती है, जिससे राज्य को सबसे ज़्यादा राजस्व मिलता है, वही हमारी खालसा भूमि होती है। फिर दीवाने मुस्त खराज, दीवाने मुस्त खराज मतलब राजस्व विभाग की बात कर रहे हैं, तो बकाया राजस्व की वसूली, भू राजस्व की वसूली के लिए स्थापित किया गया था दीवाने मुस्तखराज, जिसका उद्देश्य क्या होता था? इसका उद्देश्य राजस्व अधिकारियों के द्वारा की जाने वाली जो धोखाधड़ी है इसको रोकना हुआ करता था। 5वें पॉइंट आता है इसमें कि 2 नए कर लगाए गए। आप इसे याद रखेंगे। 2 नए कर कौन कौन से? एक तो चरी कर मतलब चरागाह कर जो पशुओं के चरने पर लगाया जाता है, और दूसरा घरी कर, घरी कर मतलब गृह कर जो घरों पर लगाया जाता है। तो 2 नए कर लगाए गए, चरी कर और घरी कर। तो इस तरह हमने 5 जो राजस्व सुधार किए, एक तो मसाहत, दूसरा भू राजस्व दर 50% किया गया, खालसा भूमि, दीवाने मुस्त खराज जो हमारा राजस्व विभाग था, और 2 नए कर मतलब चरी कर और घरी कर। अब हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार में कौन कौन से सुधार किए गए थे। ये सुधार उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माने जाते हैं। उद्देश्य की बात करें तो इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? कम वेतन पर बड़ी सेना रखना था। क्या? कम वेतन पर बड़ी सेना रखना था, ताकि सैनिकों की क्रय शक्ति बनी रहे और वो संतुष्ट रहे, ताकि कोई भी चीज़ सैनिकों को महंगी ना मिले। इसलिए उन्होंने बाजार में काफ़ी ज़्यादा सुधार किए। अब उनके बाजार सुधारों के बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है उसके बारे में देखिए। सबसे पहले हम आते हैं हमारे बर्नी, जो एक लेखक है, उनकी एक पुस्तक है। पुस्तक का नाम है तारीख़ फिरोज शाही। इस पुस्तक में उसके मतलब अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधारों का विस्तृत वर्णन किया गया है। फिर अमीर खुसरो, ये भी लेखक है, उनकी एक पुस्तक खजाइन उल फतूह है, उसमें पता चलता है। फिर इब्न बतूता की बात करें, उनकी पुस्तक है रहला
फिर आते हैं अगले लेखक इस्लामी, उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई फुतूह उस सलातीन। इन 4 पुस्तकों के माध्यम से हमें जो अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधारों के बारे में जानकारी मिलती है। फिर आता दीवान रियासत। दीवान रियासत की बात करें, ये एक विभाग है, तो बाजार सुधार के लिए स्थापित किया गया था, जो कीमतों को नियंत्रित करता था। 3 प्रकार के बाजार की बात करें तो उसने 3 प्रकार के बाजार की स्थापना की, जैसे सराय ए अदल मतलब सामान्य वस्तुओं का बाजार, जहां वस्त्र, चीनी, तेल इस प्रकार की सामान्य वस्तुएं मिलती थी। दूसरा था मंडी, जहां क्या मिलता था, अनाज। तीसरा क्या, घोड़ों और दासों का बाजार, मतलब जहां घोड़े मिलते हैं और दास मिलते हैं। तो इस तरह 3 प्रकार के बाजार उन्होंने स्थापित किए। एक तो हमारे सराय ए अदल, जहाँ सामान्य वस्तु मिलती है, एक मंडी जो अनाज मिलता है, और तीसरा दास और घोड़े जहाँ मिलते हैं। बात करें आगे, 4 प्रकार के अधिकारियों की उन्होंने नियुक्ति की। जैसे उसने कीमतों और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की। जैसे एक शहनाई मंडी आता है, तो पुलिस अधिकारी होते हैं ये शहनाई मंडी, जो बाजार नियमों को लागू करता था। दूसरा अधिकारी था बरीद और मुन्ही या मुन्हेयान, ये गुप्तचर होते थे, जो बाजार की गतिविधियों और कीमतों की जानकारी किसको देते थे, सुल्तान को। यदि कोई भी दुकानदार यदि ज़्यादा कीमत पे देने का प्रयास करता था, तो उसकी सूचना सुल्तान को कौन देता था, ये बरीद या मुन्ही। फिर आता परवाना नवीस। परवाना नवीस की बात करें तो वह अधिकारी जो मांगी हुई वस्तुएं खरीदने का लाइसेंस देता था, विशेषकर सराय दल में क्या जो मांगी हुई वस्तुएं होती थी ना, उसको खरीदने का लाइसेंस देता था, वह कहलाता था हमारा परवाना नवीस। अब हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों के बारे में, जो उनके सैन्य अभियान थे उनके बारे में देखें। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत में कई सफल अभियान किए। जैसे 1298 में गुजरात का अभियान किया, उस समय गुजरात का शासक था कर्ण बघेल। इस अभियान से क्या हुआ, नुसरत खान ने मलिक कफूर को खरीदा था। इस अभियान में क्या हुआ था, नुसरत खान ने मलिक कफूर को खरीदा था। यदि आपने ध्यान से देखा हो वो मूवी पद्मावत, जिसमें मलिक कफूर का रोल काफ़ी बढ़िया दिखाया गया है। 1299 में जैसलमेर पर आक्रमण किया गया, उस समय जैसलमेर का शासक था मूलराज प्रथम। 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया गया, उस समय थे हमारे हमीरदेव चौहान वहाँ के शासक। और ये एक महत्वपूर्ण और कठिन अभियान था, काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा अलाउद्दीन खिलजी को। 1303 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया गया, उस समय रतन सिंह वहाँ के शासक थे। और यह अभियान रानी पद्मिनी की कहानी से जुड़ा हुआ है। हो सकता है ये सच्ची हो या झूठी हो, लेकिन ये उससे जुड़ा हुआ है। 1305 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया गया, उस समय मालवा के शासक थे महलक देव, जो किससे संबंधित थे, परमार वंश से। बात करें हमारे अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियानों के बारे में बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी पहले सुल्तान थे जिन्होंने दक्षिण भारत तक अपने अभियानों का विस्तार किया। नेतृत्व की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान का नेतृत्व उनके विश्वसनीय सेनापति थे मलिक कफूर, उन्होंने किया। पहले अभियान की बात करें, ये थे हमारे देवगिरी का अभियान। जो दक्षिण भारत का अभियान था उसमें देवगिरी का अभियान पहला अभियान था। बात करें उस समय देवगिरी के शासक कौन थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी अभियान के दौरान देवगिरी के शासक कौन थे, रामचंद्र देव। बात करें रामचंद्र देव के शासन वंश की, तो ये यादव वंश के शासक माने जाते हैं। उपाधि की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र को रायन की उपाधि दी और उससे अधीनस्था स्वीकार करने के लिए बाद ही ये सम्मान दिया गया। जब रामचंद्र ने वो अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली तो अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें रायन की उपाधि दी। दूसरा अभियान आता हमारा वारंगल अभियान। दूसरा अभियान आता है कौन सा, वारंगल अभियान। शासन की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के वारंगल अभियान के दौरान वारंगल का शासक कौन था, प्रताप रुद्रदेव। वंश की बात करें तो प्रताप रुद्रदेव क्या था, काकतीय वंश के शासक थे। कोहिनूर हीरो की बात करें तो वारंगल अभियान के दौरान मलिक कफूर को यहीं से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था, जो बाद में क्या मुगल और ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है। और वर्तमान में यह है ब्रिटिश जो महारानी है उनके मुकुट में लगा हुआ कोहिनूर हीरा। बात करें तीसरा अभियान द्वार समुद्र का अभियान। शासक की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वार समुद्र अभियान के दौरान द्वार समुद्र के शासक थे वीर बल्लाल थर्ड। वंश की बात करें तो वीर बल्लाल थर्ड क्या है, होयसल राजवंश का शासक था। चौथा आता हमारे मदुरई अभियान। मदुरई अभियान की बात करें तो इस दौरान क्या उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था। उसकी बात करें अलाउद्दीन खिलजी के मदुरई अभियान के दौरान मदुरई में वीर पांडे और सुंदर पांडे इन दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा था, और वो भी किसको लेके, उत्तराधिकार को लेकर। सर्वाधिक धन की बात करें तो मलिक कफूर को सबसे ज़्यादा धन मदुरई से ही प्राप्त हुआ था। बात करें आत्मसमर्पण की
तो वीर पांडे और सुंदर पांडे दोनों ने ही अलाउद्दीन खिलजी के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया, लेकिन मलिक कफूर ने दोनों उन क्षेत्रों को काफ़ी ज़्यादा लूटा और काफ़ी ज़्यादा धन इकट्ठा करके वो उत्तर की तरफ लेकर गए। बात करें अलाउद्दीन खिलजी के 4 खान, मतलब कुछ खास 4 मुस्लिम लोग जो अलाउद्दीन खिलजी के खास थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के 4 प्रमुख और विश्वसनीय सेनापति थे जिन्हें 4 खान की उपाधि दी जाती है। और वो कौन कौन से थे? एक था नुसरत खां, जफर खां, उलुग खां और अलप खां। चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा देखें। नुसरत खां की बात करें तो रणथंबोर अभियान के दौरान वो मारे गए थे और उसने मलिक कफूर को खरीदा था। जफर खां की बात करें तो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए थे और वह अलाउद्दीन के सबसे बहादुर सेनापतियों में से एक था। उलुग खां की बात करें तो गुजरात अभियान में शामिल किए गए थे। अलप खां की बात करें तो कई अभियानों में वो सेनापति के रूप में गए थे। तो नुसरत खां, जफर खां, उलुग खां और अलप खां, ये 4 खान हमारे अलाउद्दीन खिलजी के 4 प्रमुख खान माने जाते हैं। अब मलिक कफूर के बारे में थोड़ी जानकारी लें। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे प्रभावशाली और विश्वासपात्र सेनापति था कौन? मलिक कफूर। पहचान की बात करें तो मलिक कफूर एक किन्नर या फिर एक हिजड़ा था। खरीद की बात करें तो नुसरत खां ने मलिक कफूर को भरूच मतलब गुजरात से 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। प्रभाव की बात करें तो मलिक कफूर के प्रभाव में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे शादी खां और खिज्र खां को अंधा करवा दिया था। ये आप देख सकते हैं उनका प्रभाव कितना ज़्यादा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटों तक को अंधा करवा दिया। कौन कौन से थे? शादी खां और खिज्र खां। बात करें मुबारक खिलजी को, ये खिज्र खां वही खिज्र खां है जब रणथंबोर के समय जब आक्रमण किया गया था तो चित्तौड़गढ़ के किले को खिजराबाद नाम रखा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो वही खिज्र खां है अपने बेटे की याद में। मुबारक खिलजी को जेल की बात करें तो उसने मुबारक खिलजी को जेल में डलवा दिया था ताकि वह सत्ता पर स्वयं का नियंत्रण स्थापित कर सके। बात करें अगले शासक थे अगले थे हमारे शिहाबुद्दीन उमर। शासनकाल की बात करें जो अलाउद्दीन खिलजी की बात है, शिहाबुद्दीन उमर 1316 ईस्वी में इनका शासनकाल रहा था। बहुत कम समय पे शासक बने ये। संरक्षक की बात करें तो मलिक कफूर शिहाबुद्दीन उमर का संरक्षक था। क्यों? क्योंकि शिहाबुद्दीन उस समय नाबालिग था। मलिक कफूर की हत्या की बात करें तो मुबारक खिलजी ने मलिक कफूर की हत्या करवा दी ताकि वो सिंहासन पर खुद आ सके। फिर आते हैं मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी की बात करें, अगले शासक बनते हैं मुबारक खिलजी। ये अलाउद्दीन का बेटा था और बाद में शासक बनता है। शासनकाल की बात करें तो 1316 से 1320 तक इनका शासन रहा। बात करें खलीफा की घोषणा तो मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया, जो उस समय के किसी भी सुल्तान के द्वारा असामान्य दावा था। निजामुद्दीन औलिया से विवाद की बात करें तो मुबारक खिलजी का निजामुद्दीन औलिया के साथ विवाद हुआ। क्यों? क्योंकि निजामुद्दीन औलिया ने उसके सिंहासन पर पहुंचने के बारे में कुछ भविष्यवाणी की थी। मृत्यु की बात करें तो खुसरो शाह ने मुबारक खिलजी की हत्या करवा दी थी। किसने? खुसरो शाह ने क्या किया? मुबारक खिलजी की हत्या करवा दी थी। फिर खुसरो शाह की बात करें तो खुसरो शाह की बात करें तो 1320 ईस्वी में इनका शासनकाल रहा और ये खिलजी वंश के अंतिम शासक थे। बात करें पैगंबर का सेनापति, खुसरो शाह ने स्वयं को पैगंबर साहब के सेनापति के रूप में खुद को पहचान दी। अर्थात बात करें तो खुसरो शाह ने स्वयं को पैगंबर का सेनापति घोषित किया। वह मूल रूप से एक हिंदू था जो इस्लाम में परिवर्तित हुआ था। निजामुद्दीन औलिया की बात करें तो निजामुद्दीन औलिया को उपहार भेजे उन्होंने। खुसरो शाह ने निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टंका के उपहार दिए, जिससे ये पता चलता वह धार्मिक वर्ग का समर्थन चाहता था। बात करें तुगलक वंश की स्थापना तो गाजी मलिक ने खुसरो शाह की हत्या कर दी और तुगलक वंश की स्थापना की, जिससे खिलजी वंश का अंत होता है। अब हम बात करेंगे खिलजी वंश की स्थापत्य कला के बारे में। खिलजी वंश की वास्तुकला में कुछ नए रुझान देखने को मिले, मतलब किस रूप से? अलंकरण के रूप में देखें तो सल्तनत काल में खिलजी कालीन इमारतों में अत्यधिक सुंदर अलंकरण का कार्य किया जाता था। क्यों? क्योंकि इस वंश में काफ़ी ज़्यादा धन संपदा थी, इसलिए इसमें क्या सुंदर अलंकरण पे काफ़ी ज़्यादा कार्य किया गया। आर्थिक स्थिति की बात करें तो ये क्या दिखाता है? ये खिलजी शासकों की अच्छी आर्थिक स्थिति को दर्शाता है कि उनके पास काफ़ी सारा पैसा था। सामग्री की बात करें तो इस स्थापत्य कला में लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया था। किसका? लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था इस समय। सफ़ेद संगमरमर की बात करें तो इस स्थापत्य कला में सफ़ेद संगमरमर का अलंकरण किया गया था। इस्लामिक प्रभाव की बात करें, इस स्थापत्य कला में इस्लामिक प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। शैली की बात करें तो इस स्थापत्य में सेल्जुक शैली जो क्या थी, हमारे मध्य एशियाई तुर्की शैली, उसका प्रभाव देखने को मिलता है।
बात करें खिलजी वंश की स्थापत्य कला, तो स्थापत्य कला में दो हमारे शासक खास थे, एक तो अलाउद्दीन खिलजी और एक मुबारक खिलजी। दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे कि उनके समय में कौन कौन सी इमारतें बनी थी। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में कौन कौन सी इमारतें बनी। एक तो हमारा नौनगर या नवनगर, हौज खास, सीरी फोर्ट, अलाई मीनार, अलाई दरवाज़ा, जमात खाना मस्जिद। तो इस तरह हमारी ये कुछ इमारतें थी। कुछ के बारे में अपन एक एक करके देख लेते हैं। जैसे पहली हमारी नौनगर या नवनगर, ये दिल्ली में है। किसने बनवाई थी? ये हमारे अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर हमारे हौज खास, ये भी दिल्ली में है। ये हौज खास कहाँ पे? नवनगर में ही हमारे हौज खास है। अब काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध जगह हो चुकी है। निर्माण की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, और ये क्या था? एक बहुत बड़ा जलाशय या तालाब था। फिर आता सीरी फोर्ट, ये हमारे दिल्ली में है। किसने निर्माण करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत काल की दूसरी दिल्ली की बात करें तो सीरी फोर्ट सल्तनत काल की दूसरी दिल्ली है। क्या सल्तनत काल की दूसरी दिल्ली क्या है? सीरी फोर्ट। इसे मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए बनाया गया था। इसलिए बनाया था, मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा के लिए इसको बनाया गया था। पहली दिल्ली की बात करें तो सल्तनत काल की पहली दिल्ली किला राय पिथौरा जो दिल्ली में है उसे माना जाता है। तो पहली दिल्ली तो किला राय पिथौरा है, और दूसरी दिल्ली किसे माना जाता है? सीरी फोर्ट को। फिर हजार सितुन की बात करें तो सीरी फोर्ट में अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 सितुन महल का निर्माण करवाया था। सितुन का मतलब खंबे, मतलब ऐसा महल जिसमें 1000 खंबे हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें, वर्तमान में 1000 सितुन महल अस्तित्व में नहीं है। ये केवल अभी किताबों में ही इसके बारे में पता चला था। बात करें अलाई मीनार की, अलाई मीनार हमारे दिल्ली में है। निर्माण की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार से भी ऊंची जो मीनार बनाने का इसका इरादा था, लेकिन वह छोटी ही रह गई, मतलब एक मंजिल का ही बन पाई, आगे नहीं बन पाई अलाई मीनार। यदि आप कुतुब कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो इसे आप आसानी से देख लेंगे, क्योंकि कुतुब मीनार के जस्ट पास में ये अलाई मीनार है। फिर अलाई दरवाज़ा, ये हमारे दिल्ली में है। किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये पहला वैज्ञानिक गुंबद था। जो हमारा अलाई दरवाज़ा, ये पहला वैज्ञानिक गुंबद था। इसमें बना गुंबद वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्मित पहला गुंबद है, जो हमारे शुद्ध इस्लामिक शैली का पहला गुंबद माना जाता है। यह हमारा अलाई दरवाज़ा है, आप इसे देख सकते हैं। जब आप कुतुब कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो आसानी से इसे देख पाएंगे। बात करें आगे प्रवेश द्वार की, तो कुतुब कॉम्प्लेक्स के आसपास परकोटे के निर्माण करके प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया गया। सामग्री की बात करें तो ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इमारत है। अलंकरण की बात करते हैं, इसमें सफ़ेद संगमरमर का अलंकरण किया गया है। आगे आता हमारा जमात खाना मस्जिद। जमात खाना मस्जिद आप चित्र में देख सकते हैं। बात करें कहाँ है ये हमारे दिल्ली के अंदर है। निर्माण की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया। शुद्ध इस्लामिक शैली से बनी हुई है। ये शुद्ध इस्लामिक गुंबद शैली में निर्मित भारत की पहली इमारत मानी जाती है। ये जमात खाना मस्जिद है, चित्र में आप देख सकते हैं। 800 साल से ये आज भी खड़ी है। फिर मुबारक खिलजी की बात करें तो मुबारक खिलजी के टाइम पे कौन कौन सी इमारतें बनी थी, जिसमें खास है एक ऊखा मस्जिद। क्या है? ऊखा मस्जिद, आप इसे देख सकते हैं। ये बरायाना भरतपुर में है। मुबारक खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। पहले ये ध्यान रखना, उषा मंदिर था, तो उषा मंदिर से इसे ऊखा मस्जिद के रूप में बनाया गया। और बाद में जब हमारे जो शासनकाल आता है भरतपुर के जाट वंश का, तो जाट शासक आते हैं तो ये वापस इस उषा मस्जिद है इसको ऊखा मंदिर में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह आज हमने खिलजी वंश के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानने की कोशिश की, इनके शासकों के बारे में जानने की कोशिश की, और बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को शामिल करते हुए आज का लेक्चर पूरा किया है। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। ये हमारी एक सीरीज़ है जिसमें हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो पसंद आता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। धन्यवाद।